नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव कौसवाल। मैं फिर से आपका और अपना YouTube चैनल जिसका नाम है द लर्निंग अड्डा में आपका स्वागत करते हैं। ये हमारे लोगो है। मैं आप लोगों से पहले ही बता चुका हूँ कि इस चैनल को बहुत अच्छे से आगे ले जाना है। अच्छा, इसमें एक टैग और है, UPSI और डलवाएंगे। और कुल मिलाकर ये बात समझ लीजिए, ऑल एग्ज़ाम, ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जितने भी हैं उनके लिए अगर करंट चाहिए तो एक यही अड्डा है जिसका नाम है द लर्निंग अड्डा। पहली लाइन। दूसरी चीज़ याद रखना कि भाई ये करंट के साथ साथ स्टैटिक जीके भी है, ठीक है, जिसकी बड़ी डिमांड है आज की डेट में। मैं आप लोगों को ऐसे नए नए फैक्ट बताऊंगा जो एग्ज़ाम हॉल के लिए बहुत ही आवश्यक हैं और बार बार पूछे जाते हैं। क्लास हम थोड़ा विलम्ब से डाल रहे हैं आज। उसका कारण ये है कि घरेलू समस्याएं आ जाती हैं, कोई टेक्निकल इशू थे, इसलिए थोड़ा विलम्ब से डाल लें, लेकिन डाल रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को करंट जरूर मिलेगा पढ़ने के लिए। ठीक, आज 14 तारीख का करंट लेकर आए हैं, वही 10 क्वेश्चन हमारे बहुत अच्छे वाले 10 क्वेश्चन। 10 की डोज है, खुराक है, बिना खुराक लिए जीवन नहीं चल पाता, आगे की परिस्थिति नहीं चल पाती। चलिए हम आगे बात करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आता है, हाल ही में तुवालू, वेयर इज तुवालू, विच इज इन द न्यूज रिसेंटली लोकेटेड। तुवालू कहाँ स्थित है जो अभी चर्चाओं में आया है? इंडियन ओशन में नहीं है, अटलांटिक ओशन में नहीं है, प्रशांत महासागर में है। ठीक है, ये आर्कटिक क्वेश्चन है। जैसे कि अगर हम बात करें तो इसका आंसर तो ये है, छपा छपाया क्वेश्चन है ये, और ऑस्ट्रेलिया के पास पड़ता है। ओशनेशिया, ओशनेशिया है ये। ओशनेशिया क्या होते हैं? जो ऑस्ट्रेलिया के आसपास के आइलैंड है ना, वो ओशनेशिया हैं। और इनके बारे में याद रखना, अटलांटिक महासागर कैसा, ऐसा आकार का है, ऐसे है, ऐसे ऐसी शेप है। ठीक है, और ये आर्कटिक कहाँ पाया जाता है? नॉर्थ पे पाया जाता है, नॉर्थ पोल पे। ठीक है, प्रशांत महासागर के बारे में याद रखना ना, इसका साइड है ट्रायंगल शेप में। ट्रायंगल मतलब त्रिभुजाकार। ठीक है, ये समझ लीजिए आप। तुवालू क्यों चर्चाओं में आया? देखो, बायोडाइवर्सिटी का मुद्दा है और ऐसा भयंकर मुद्दा है कि आप लोग चर्चाओं में आ जाएंगे कि तुवालू के लोग शिफ्ट हो रहे हैं कहाँ? ऑस्ट्रेलिया। तुवालू देश छोड़ रहे हैं। अगर किसी को अपना देश छोड़ना पड़ रहा है तो इसका मतलब कोई गंभीर समस्या है, जैसे कि कोविड-19 आ गया हो, है कोरोना ने जो लोगों की जान ली थी, उसको मैं और आप ही जानते हैं। सब लोग जो भारत में पीड़ित रहे हैं वो सब जानते हैं। तो तुवालू के बारे में बात करें, तुवालू को छोड़ना पड़ रहा है अपना घर, और अपना घर छोड़ के कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं? ये ऑस्ट्रेलिया। ऐतिहासिक रूप से पहली बार तुवालू फोली पीली संघ की संधि। ठीक है, ये याद रख लेना, फले पीली, यह गलत लिखा हुआ है, फोल पीली नहीं, फले पीली संघ की संधि 2023 के तहत अपनी आबादी को छोड़कर ऑस्ट्रेलिया में स्थानांतरित होने के लिए तैयार है। किस कारण हो रहा है? क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज से क्या हो रहा है? देखो भाई, ग्लोबल वार्मिंग जानते हो? ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोब तो अपना ये है, इसका गर्म हो जाना, इसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। टेम्परेचर लगातार पृथ्वी का बढ़ता जा रहा है। टेम्परेचर पृथ्वी का बढ़ता जा रहा है, औसत तापमान हमें कितना रखना है पृथ्वी का? याद रखना, 15 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं होना चाहिए। ये लगातार बढ़ता जा रहा है। ठीक है, हमने इसके लिए टारगेट भी बनाया कि इससे ज़्यादा वृद्धि नहीं करेंगे, लेकिन सब हवाई बातें हो जाती हैं। 1.5 सेंटीग्रेड से ज़्यादा हम वृद्धि नहीं करेंगे, ये सारी चीज़ें होती हैं। क्यों? क्योंकि हो क्या रहा है, जब सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज पृथ्वी पर आके पड़ती हैं तो जो ओजोन लेयर है वो लगातार क्षीण होती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है। ओजोन लेयर कहाँ मिलती है भाई? क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल को कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। कहाँ मिलती है ओजोन? यहाँ पे लिख देते हैं, O3 है, इसकी फॉर्मूला क्या है? O3। और कहाँ मिलती है वो? सॉरी, समताप मंडल में। कहाँ मिलती है? समताप मंडल में। क्षोभ मंडल में मिलेगी तो नुकसान करेगी। समताप मंडल में। समताप मंडल क्या होता है? स्ट्रेटोस्फेयर होता है। तो स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर मिलती है। अब ओजोन लेयर जो मिलती है उसकी जब वो क्षीण होती जा रही है तो पृथ्वी पर सीधे किरणें आ रही हैं। एक तो पृथ्वी में गर्म हो रही है। गर्म क्यों हो रही है? क्योंकि सीधे अल्ट्रावायलेट रेज आ रही हैं। कैंसर होने के कारण भी बहुत सारी हैं, और सबसे बड़ा कारण है कि जितने भी ग्लेशियर हैं वो बहुत तेज़ी से पिघल रहे हैं। और याद रखो, जब ग्लेशियर तेज़ी से पिघलेंगे तो उसका पानी कहाँ जाएगा? नदी में है। जैसे कि अगर हम बात करें भारत की, भारत नीचे से ऐसा है ना, ऐसे करके ऐसे ये है, तो यहाँ पर जो लक्षद्वीप है इस पर भी खतरा मंडरा रहा है भाई। और ये चलो, हालांकि ये तो ऊंचा है थोड़ा सा, क्योंकि ये किससे बना हुआ? प्रवालों से। ये प्रवालों से नहीं बना हुआ है। कौन सा? अंडमान निकोबार। तो याद रखो, इस पर भी खतरा मंडरा रहा है। और सबसे इसके नीचे मालदीव है। मालदीव
तो सबसे ज़्यादा रिस्की है। क्या हो रहा है कि इसका जो है समुद्री तट डूबता जा रहा है। जब पानी भर जाएगा तो कहाँ रहोगे। तो मालदीव एक मात्र ऐसा देश बना था 2010 के आसपास जिसने समुद्र के भीतर कैबिनेट की मीटिंग की थी। उसने ये बताया था कि अब आने वाला समय ऐसा ही है। तो ये बड़ा खतरनाक हो रहा है। लेकिन फिर भी एक संधि इन लोगों के बीच में हुई है। उस संधि को कहते हैं जलवायु वीज़ा के माध्यम से, मतलब कहीं तो शिफ्ट होंगे ना। तो 200 प्रति वर्ष एक साथ नहीं आ रहे, प्रति वर्ष 280 तुवालू वासी स्थायी निवासी के रूप में स्वीकार करेगा और उन्हें स्वास्थ्य, शिक्षा, देखभाल, आवास, नौकरियां कौन देगा? ऑस्ट्रेलिया देगा। ठीक, चलो आज तो ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएंगे, कल को कहाँ जाओगे? क्योंकि ग्लेशियर तो लगातार पिघल रहे हैं। बाढ़ और तूफान के कारण ऐसा होना असंभव है। ठीक है, मतलब अगर उनको ये कह रहे हैं कि कुछ दिन बाद जब कुछ सही हो जाएगा तो वापस लौट जाएंगे। अब जब सही कैसे होगा? या तो पूरी पृथ्वी को सही करो, क्लाइमेट को चेंज करो, क्लाइमेट को हील कराओ, हैं, फैक्ट्रियाँ कम लगाओ, डेवलपमेंट कम करो। ये पॉसिबल नहीं है। तो समुद्र का बढ़ता स्तर तुवालू के अस्तित्व के लिए खतरा है। नासा का अनुमान है, देखो भाई, 2050 तक इसकी अधिकांश भूमि तो समाप्ति हो जाएगी। कितना रह गया? समुद्र तल से केवल 2 मीटर रह गया। नदियाँ आएंगी, बाढ़ आएंगी, तूफान आएगा और ये बेचारा जो है तटीय कटाप सीधे कहाँ? समुद्र में मिल जाएगा। ठीक, तुवालू मैं आपके लिए लोकेशन भी लाया हूँ। तुवालू कहाँ पर है देख लेंगे एक बार लोकेशन में। ये इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश में देख लेना आप। देखो तुवालू ये है, एलिस द्वीप समूह के नाम से जाना जाता था। ये पोलिनेशिया ही है। देखो ओशेनिया बताए थे मैंने, उसमें से एक भाग है पोलिनेशिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के आसपास बहुत सारे द्वीपों को अलग अलग नाम से जानते हैं। तो इसको याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आ सकता है। पोलिनेशिया ही है। दक्षिण प्रशांत महासागर में हवाई और ऑस्ट्रेलिया के बीच स्थित है। हवाई आइलैंड किसका है? अमेरिका का, यूएसए का। किसका है? यूएसए का। ये हवाई द्वीप ये क्या बना? राज्य बना था यूएसए का। कौन सा राज्य बना था? ये वाला। इसमें 9 द्वीप और 4 ये सब प्रवाल द्वीप हैं। इसका नहीं है। इसकी राजधानी याद कर लेना भाई। देखो सुन लो, जो भी चीज़ चर्चाओं में रहेगी उसका उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। फुनाफुटी है। यूके ने इस पर कब्जा कर रखा था। यूके को तो जानते ही हैं आप कि कहते थे कि यूके साम्राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता, मतलब कभी सूरज नहीं ढकता। तो समझ लीजिए कितनी अच्छी बात थी। तो यूके ने कब्जा कर रखा था और यूके ने इसको छोड़ दिया। 1978 में इसको आज़ादी मिली और आज इस बेचारे पे कुछ वर्षों बाद ही इसके अस्तित्व पे खतरा मंडराने लगा। अब देखो, मैंने आप लोगों को ये लाया, ये है तुवालू। ये क्या? न्यू पपुआ गिनी। यहाँ पर ऊपर है हवाई आइलैंड, ये है हवाई आइलैंड। ठीक, ये है ऑस्ट्रेलिया। ये कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं? ये अभी ये भी हैं, ये भी हैं। ये सब ओशेनिया है। क्या है? ओशेनिया के भाग है पोलिनेशिया। ठीक है, अब जैसे मैंने आप लोगों के लिए कुछ बताया, अब ये क्वेश्चन आने लगे, ऑस्ट्रेलिया और पपुआ गिनी के बीच में क्या है? टॉरस जल संधि है। जल डमरू मध्य का मतलब समझो वाटर स्ट्रेट है। वाटर स्ट्रेट क्या होती है? जो दो जमीनी वाले रास्तों को अलग करती है और पानी वाले रास्तों को मिलाती है। समझ गए नहीं? एक तरीके से नहर निकल जाना। एक बास जल संधि याद रखेंगे। बास किस किस के बीच में? ये तस्मान है। इसके ऊपर भी खतरा मंडराएगा एक दिन। आइलैंड पर खतरा मंडराएंगे। तस्मान है, तस्मानिया है। तस्मान नहीं खोज की थी, इसके उसी के नाम पर तस्मानिया रखा गया। अच्छा याद रखो, ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी कैप्टन कुक ने। हैं, कैप्टन कुक कहाँ का था? यूके का रहने वाला, इंग्लैंड का रहने वाला था। और इसके साथ आया था तस्मानिया या तस्मान आया था और तस्मान के नाम पर इसका नाम तस्मानिया पड़ा है, ये आइलैंड का। अच्छा, कुक स्टेट कहाँ है? कुक जल संधि है, देखो न्यूजीलैंड है इसके बगल में। तो न्यूजीलैंड के बीच में यहाँ देखो, उत्तरी न्यूजीलैंड नॉर्दर्न न्यूजीलैंड को साउदर्न न्यूजीलैंड से अलग करती है, जिसका नाम है कुक जल संधि। बात आ रही समझ में? तो 3 जल संधि आपने पढ़ ली, टॉरस पढ़ ली, बास पढ़ ली और ये कुक। ये तो हो गए स्टैटिक जी के। और अब करंट तो यही है भैया, तुवालू जा रहा है। तुवालू को याद कर लो और मेरे कहने से साहब इसकी राजधानी याद कर लेना, फुनाफुटी मतलब फूटने वाला है, ऐसे करके याद कर लो। ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अभी देखने को मिलेगा आपको क्वेश्चन, उस दिन मुझे याद करोगे आप लोग। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। हाल में ही कहाँ से लौह युग के साक्ष्य मिले हैं? लौह युग के साक्ष्य क्या इतने इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसका आंसर है टोपरा कला गांव है एक। टोपरा कला गांव है, यहाँ से मिले हैं। ये पहले भी इतिहास में फेमस रहा है। अगर हम कासगंज की बात करें तो कासगंज है कहाँ? यूपी में। पहले एटा में था, अब इसका अलग से जिला बना दिया है। यहाँ पर एक वो जगह मिली है अतरंजी, नहीं हाँ, यहाँ पे यूपी के एटा में
एटा में एक जगह है अतरंजी खेड़ा, और अतरंजी खेड़ा में याद रखना लोहा, पहली बार लोहा यही मिला। ठीक। राखी गढ़ी कहाँ है? ये हड़प्पा स्थल है, हड़प्पा। कहाँ पर है? हरियाणा। ठीक। और कालीबंगा कहाँ पर है? ये भी हड़प्पा स्थल है। ये कहाँ है? राजस्थान। अच्छा, जैसे कि आप लोग थोड़ा सा ऐसे करके लॉजिकल याद कर लो, थोड़ा सा रेड का यूज़ कर लेते हैं। देखो क्या, यह लॉजिकल याद कर लो, यहाँ से क्या क्या मिला है साहब? जुता खेत मिला है, हल मिलेगा, हल रेखा करके भी आ जाता है, हल रेखा मिलेंगी। ठीक। कच्ची ईंटों का प्रयोग मिलेगा। ठीक है। अब हरियाणा के इस राखी गढ़ी के बारे में बात कर लें तो एक कोड याद कर लेना। अगर कोई पूछे आपसे कि सबसे बड़ा स्थल, हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल, ये भी तो आ सकता है ना, सबसे बड़ा स्थल। तो सबसे बड़ा स्थल का कोड याद रखना, राधा, महाराधा, महाराधा, ऐसे करके इसका याद रखना। माँ से मोहनजोदड़ो, सबसे बड़ा कौन सा हो गया? मोहनजोदड़ो। ये स्टैटिक जीके समझा रहा हूँ। हड़प्पा दूसरे नंबर पर, हड़प्पा तीसरे नंबर पर, राखी गढ़ी, और चौथे नंबर पर धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ है? गुजरात में। और ये दोनों कहाँ है? पाकिस्तान में। ये दोनों कहाँ पहुँच गए? पाकिस्तान में। अब ये दोनों पाकिस्तान में आ गए तो क्वेश्चन ये बनता है, अगर वो सबसे बड़ा स्थल पूछे पड़े हड़प्पा सभ्यता का, तो सिंधु घाटी सभ्यता का, तो इसका नाम कर देंगे हम क्या? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। मोहनजोदड़ो सेकंड पर हड़प्पा। लेकिन अगर पूछे भारत का, तो भारत का तो यही हुआ ना, राखी गढ़ी। भारत का सबसे बड़ा राखी गढ़ी। ठीक है, सब लोग इसको याद रख लेंगे। ठीक। अब आगे चलते हैं, टोपरा कला है क्या? हरियाणा के टोपरा कला गांव से लगभग 1500 ईसा पूर्व मानव बस्ती के साक्ष्य मिले। मैं अभी बता दूंगा क्या है। ये काल सिंधु घाटी सभ्यता और के 3300 से लेकर 1300, 3300 नहीं कहते हैं, 2500 से लेकर मानते हैं हम। ठीक है, 1750 तक मानते हैं। ये एनसीईआरटी की लाइन है, ये मत करो, इस डेट को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लोह युग, लोह युग, हाँ, लोह युग को जो माना जाता है वो 1000 साल से माना जाता है, 1000 BC। देखो भाई, मैं आप लोगों को थोड़ा समझा देता हूँ, अभी आगे समझाएंगे। टोपरा कला, टोपरा कला कहाँ है? दिल्ली। टोपरा अशोक स्तंभ लेक, याद करो, अशोक का एक स्तंभ पड़ा हुआ था दिल्ली में, और उसको कौन ले गया था? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, जिसमें अशोक के शिलालेख अंकित है। कितने शिलालेख हैं? 14 बातें हैं, याद रखेंगे, 14 बातें। और उसको कौन ले गया था? फिरोज शाह तुगलक ले गया था। कहाँ? दिल्ली। तो याद रखेंगे, टोपरा वही है, दिल्ली मेरठ एक अभिलेख था, और एक अभिलेख कौन सा? दिल्ली टोपरा। तो दिल्ली टोपरा अशोक का अभिलेख था, और उसको कौन ले गया था? टोपरा से उठाकर दिल्ली ले गए थे फिरोज शाह तुगलक। ऐसे ही मेरठ में एक था, उस मेरठ से ले गए थे कहाँ? दिल्ली, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक को मैं तो FST बोलता हूँ, आप भी FST बोलो तो ज़्यादा बढ़िया, शॉर्टकट में याद कर लेंगे। अब मैं यहाँ आप लोगों को थोड़ी सी बातें बता देते हैं, यहाँ से पहले यहाँ से बता देते हैं। ये मैं आप लोगों के लिए मृदभांड लेकर आया हूँ। मृदभांड क्या इंपॉर्टेंट है, पहले तो हम बात करते हैं किसके बारे में, कि कैसे कैसे लोह युग आया। देखो भाई, पहले काल में अगर हम बात करें तो पहले काल में हमारे पास क्या कहते हैं, सबसे पहले हमें एक सभ्यता मिली जिसका नाम है हड़प्पा। कौन सी सभ्यता मिली? हड़प्पा। कौन सी मिली? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता कांसे की थी, याद रखेंगे, कांसे। और मैंने अभी बता दिया 2500 BC से 1750 का पीरियड है इसका। ठीक। फिर हमें कौन सी मिली? फिर हमारे पास आती है, फिर हमने खोजी तांबा, ताम्रकाल। कौन सा काल है? ताम्रकाल। ठीक। हालांकि तांबा कांसा जो है वो तांबा और टिन को मिलाकर बनाया जाता है, लेकिन हड़प्पा के साथ समस्या ये है कि हड़प्पा कब आई कब गई किसी को नहीं पता। उसके बाद आता है, अच्छा, तांबा का काल जो माना जाएगा 1500 से लेकर 1000 के बीच में माना जाएगा। क्यों माना जाएगा भाई? यूँ माना जाएगा क्योंकि ये ऋग्वेद काल था, तो ऋग्वेद काल में हमें जो है लोहा नहीं मिला था, और लोहा मिला उत्तर वैदिक काल से। लोहा मिला है हमें कहाँ से मिला? एटा के अतरंजी खेड़ा से। क्या मिला है? 1000 BC से। और अब तक लोहा चल रहा है। एक छैनी हथौड़ा बड़े बड़े बिल्डिंग को गिरा देता है।
एक का नाम आप जानते होंगे, उनका नाम है दशरथ मांझी जी, द माउंटेन मैन कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? माउंटेन मैन। उन्होंने पूरा पहाड़ काट दिया था। ठीक है, तो समझ लीजिए लोहा कितनी क्रांतिकारी चीज़ है। अगर लोहा ना हो तो डेवलपमेंट ना हो, बिल्डिंगें ना बने, विकास ना हो, ये सारी चीज़ें ना हो। अगर लोहा ना होता तो भारत में इतना अखंड भारत बनना मुश्किल था। तो हम मृद भांडों के बारे में बात कर रहे हैं। ये मृद भांड है। मृद भांड का मतलब होता है खाने के बर्तन। ये खाने के बर्तन सब संस्कृतियों से जुड़े हुए हैं, इसीलिए मैं लाया हूँ। देखो भाई, जहाँ जहाँ लाल काले मृद भांड मिलेंगे, यहाँ पर भी ना टोपरा में ये वाले मृद भांड मिले हैं, तो इसीलिए फेमस हो गया ये। देखो, जहाँ जहाँ भी लाल काले मृद भांड मिलेंगे, BRW मिलेंगे, वहाँ पर लोहा नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? चलो मैं, क्योंकि ये गड़बड़ कर दोगे ना तुम लोग, तांबा मिलेगा। क्या मिलेगा? तांबा मिलेगा या कांसा मिलेगा। कांसा मतलब ब्रोंज, और ब्रोंज का मेडल दिया जाता है ना, किसको मिला के मिलाते हैं हम? ये तांबा प्लस टिन। तो साहब घर पे मिला भी लेना। लगभग 63% तो तांबा मिलता है और 37% टिन मिलती है। ठीक है, कोशिश कर लेना, बना लो तो ठीक है। तांबा और कांसा जहाँ मिलेगा वहाँ पर क्या होगा? ये वाले मृद भांड मिलेंगे। जैसे हम लोग हैं ना, आज की डेट में खाने के बर्तन यूज़ कर रहे हैं, कल को सभ्यता खत्म हो जाएगी तो हम भी तो यही ढूंढेंगे ना साक्ष्यों के आधार पर कि खाने का बर्तन कैसा था, छोटी प्लेटें थी, बड़ी प्लेट थी हैं। किसी को सीढ़ी मिल गई तो यूँ कहेगा कि वो खाने की प्लेट में छेद भी कर देते थे। तो कहाँ कहाँ मिलेंगे ये भाई? हड़प्पा। कहाँ मिलेंगे? देखो, ये हड़प्पा सभ्यता में मिलेगा। इसमें मिलेगा, ऋग्वेद में मिलेगा। ठीक, ये दोनों सभ्यता में RBW मिलेंगे। उत्तर वैदिक काल में ये नहीं मिलेगा। चित्रत धूसर मृदभांड, पेंटेड ग्रे वेयर, PGW कहते हैं इसको, या भी ये भी याद रख लेना। क्या कहते हैं? PGW वहाँ मिलेगा जहाँ लोहा मिलेगा। क्या मिलेगा? लोहा भाई। और लोहा जो है क्या कहते हैं, कहाँ से मिला है? मैंने बता दिया आपको, अतरंजी खेड़ा से लोहा मिलेंगे। तो वहाँ से ये मिलेगा। तो सब उत्तर वैदिक काल से लोहे की शुरू होती है शुरुआत। उत्तर वैदिक काल आप लोगों को पता है 1000 BC से लेकर कितना है? 600 BC तक मानते हैं हम इसे। यहाँ से फिर यहाँ से लोहा शुरू हो गया, 1000 BC से लोहा शुरू हो गया। अच्छा, ये उत्तरी काली पॉलिश मृदभांड NBPW, इनको याद रखेंगे। ये उत्तम अवस्था में मिलेंगे। तो ज़्यादातर ये मौर्य काल के हैं। किसके? मौर्य काल के। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं भाई, इसीलिए मैंने आप लोगों को ये बता दिया। ठीक है, याद रखो, बहुत अच्छे से सेशन चल रहा है। लोगों को बताना जरूर कि सेशन कैसा लग रहा है, और लोगों से कहना भाई जुड़े हमसे। ठीक है, आपका भी फ़ायदा, हमारा भी फ़ायदा। नेक्स्ट पे चलते हैं। सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये पढ़ाऊंगा मैं बढ़िया से। मतलब बढ़िया से क्या, थोड़ा ही समय लेंगे, लेकिन पढ़ाएंगे जरूर, क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं। 17 लक्ष्य कौन है? भारत में कौन समीक्षा करता है? देखो, अभी इसने एक रिपोर्ट दी है कि सतत विकास लक्ष्य को हमने प्राप्त किया है। अभी ये रिपोर्ट देगा नीति आयोग। कौन देता? नीति आयोग। इसका उत्तर पहले तो याद रखेंगे, नीति आयोग। ये क्लियर याद रखना आप कि नीति आयोग जो है, क्या कहते हैं, नीति आयोग जो ये रिपोर्ट देता है, तो ये रिपोर्ट में राज्यों की रैंकिंग भी देता। अभी राज्यों की रैंकिंग नहीं दी है। राज्यों की रैंकिंग जैसे ही देगा वैसे ही मैं आपके सामने उसको लेकर उपस्थित हो जाऊंगा। जैसे कि हम नीति आयोग के बारे में थोड़ा सा बात कर लें, तो पहले क्या था? योजना आयोग था। ये आयोग मोदी ये आए 2015 में, इसका नाम बदल दिया नीति आयोग। NITI फुल फॉर्म है इसकी, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, और इसका हेड कौन होता है भाई? हेड कौन होता है बताओ? हेड कौन होता है? PME हेड, अध्यक्ष होते हैं इसके। और एक लाइन और लिख लेना, जिसका नाम है, ये थिंक टैंक है भारत का। क्या है? थिंक टैंक, सोचने वाला। भारत का ये थिंक टैंक है। ठीक, अब अगर हम बात करें RBI के बारे में, तो RBI को यहाँ लिख देते हैं। इसकी कब आया था? एक्ट बना था 1934। समझ रहे हो? काम कब से शुरू करा? 1935 से। काम कब से? 1935 से। ठीक, और किसकी सिफारिशों पे? यंग हिल्टन। चलो एक नया फैक्ट और बता देते हैं। पहले RBI के गवर्नर कौन थे? सर ओसबोर्न स्मिथ। ठीक, और आज़ाद भारत में कौन बने? ये भी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। आज़ाद भारत में, आज़ाद भारत, जब भारत आज़ाद हो गया, CD देशमुख। कौन बने भाई? CD देशमुख।
ये फैक्ट ज़रूर याद कर लेना, अभी किस दिन टपकेंगे आप फिर मुझे याद करोगे। ये मैंने आप लोगों को बता दिया। जैसे ही नीति आयोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की रिपोर्ट देगा वो मैं आपके सामने उपस्थित हो जाऊँगा। गोल क्या है आप बात करते हैं। देखो ये कुल मिला के 17 गोल है। 17 गोल है। किसने जारी किए हैं? यूएनओ ने। याद रखना किसने जारी करें? यूएनओ ने। दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि 2015 तक इनका नाम था MDG, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। इनका नाम क्या था? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। और 2015 से हमने इनका नाम यूएनओ ने इसका नाम रख दिया SDG। और ये कब तक अचीव करने? 2030 तक सबको ये टारगेट पूरे करने हैं। और टारगेट भैया रट लो, ये टारगेट कर रहा हूँ, ये गोल रट लो। क्वेश्चन आता ही आता है, कौन सा किस में। इंग्लिश में ही रटना है, हिंदी में बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले गरीबी नहीं, नो पॉवर्टी, फिर जीरो हंगर, भूख नहीं, मतलब किसी की भूख खत्म करो सबकी। गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, मतलब ऐसे करके याद रखो, पहले गरीबी मिटाओ फिर भूख मिटाओ, तो वो अपने आप ठीक हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। अब जब स्वस्थ हो जाएगा तो क्या लेने जाएगा? शिक्षा लेने जाएगा। और जैसे ही शिक्षा लेने जाएगा तो फिर किसकी बात करेगा? कि समानता की बात करेगा, जेंडर इक्वालिटी आ गया। और जेंडर इक्वालिटी जब उसे मिल जाएगा तो पानी की बात करेगा। ये क्वेश्चन आ गया था, कौन सा वाला? क्लीन वाटर वाला। मोदी जी को एक अवार्ड मिला था, तो ये पूछ लिया था क्वेश्चन ही कि ये वाला अवार्ड किस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए मिला है, वो गोल नंबर कौन सा है। खाली 1 2 3 4 करके दे दिए थे। तो इसलिए ध्यान रखो, ये आएगा क्वेश्चन। पहले पानी पिएगा, पानी के बाद फिर से क्या चाहिए? बिजली। और बिजली के बाद चाहिए क्या? अच्छा ये 2 हो गए, ये 2 हो गए, ठीक है, ये एक ही जगह हो गए, कोई बात नहीं। 7वां फिर यहाँ आ गया, ठीक है। 8 में से फिर उसके बाद वो इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करेगा। अब देखो, मैं याद रख लो इस तरीके से, रीजनिंग में याद कर लो। आई जो आता है, आप लोग रीजनिंग पढ़ते हो, कौन से नंबर का कैरेक्टर है? 9वें नंबर का कैरेक्टर है। तो 9वें नंबर पर तीनों आई हैं, इनोवेशन, इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब उद्योग, नवाचार और संरचना हिंदी में। लेकिन ये आई से आ रहा है तो 3 आई आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 3 आई। ऐसे याद कर लो, नमा तो ऐसे याद में हो जाएगा, ठीक है। 10वां क्या? सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, समुदाय। सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है? सतत सिटीज़, मतलब सतत शहर और समुदाय। अच्छा, सस्टेनेबल का मतलब भी बता देता हूँ मैं हाथों हाथ। एक ऐसी व्यवस्था जो बिल्कुल सतत रूप से चल रही हो, लेकिन आगामी पीढ़ी का ध्यान रखते हुए। उदाहरण के तौर पर कोयला है या पेट्रोलियम है, हम इतना पेट्रोल ना जला दें कि आने वाली पीढ़ी पेट्रोल ही ना देख पाए, कोयला ना देख पाए। तो हमें अपना विकास करना है, लेकिन आने वाली पीढ़ी के ध्यान में रखते हुए, इसीलिए इनका सस्टेनेबल नाम रख दिया है। रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, मतलब असमानता की कमी करनी है, असमानता ख़त्म करनी है, सबको समान बनाना है। रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, फिर उसके बाद उत्पादन और किसकी कर रहा है? उपभोग की बात कर रहा है। 13 नंबर पे क्लाइमेट एक्शन, ये यूपीपीएससी ने पूछ लिया था अभी कुछ दिन पहले, ठीक। लाइफ बिलो वाटर, वो जो लाइफ बिलो वाटर है, रिवर नहीं है भैया, ये गलत दे दिया है। ज़मीन के अंदर कौन रहेगा भाई? हाँ, रिवर के मतलब लाइफ बिलो वाटर का मतलब जो ज़मीन के अंदर जीव जंतु हैं, ठीक। लाइफ ऑन लैंड, लाइफ ऑन लैंड मतलब ज़मीन के ऊपर जो जीव जंतु हैं। पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, लास्ट में हमें शांति चाहिए। और 17वां है सबको मिलाकर समझौता करना, पार्टनरशिप ऑल गोल। भाई ये उठा के मेरे वाले इससे या कहीं से भी हर जगह अवेलेबल है भाई, इसे याद कर लो। मैं आपसे कह रहा हूँ कि 17 में से अगर आप 10 भी याद कर गए, अगर रोज़ एक भी याद करोगे तो 17 दिन में याद हो जाएंगे। और 17 दिन में याद होते इंग्लिश में याद करना आसान होंगे, ठीक है। बाकी जिसकी मर्जी है वो कैसे कर ले, सब स्वतंत्र है, देश में लोकतंत्र है, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखें कि ये याद करने हैं अगर परीक्षा में पास होना चाहते हो तो। नहीं होना चाहते तो कोई बात ही नहीं है, ठीक। आगे चलते हैं। नासा चंद्रयान पर कब तक परमाणु रिएक्टर लगाएगा? हम यहाँ तो चंद्रमा पर, यहाँ तो अभी तो चंद्रयान पर लैंडर रोवर भेजे हैं हमने, तो ये तो परमाणु की रिएक्टर की बात कर रहा है। अब परमाणु रिएक्टर आप जानते हो क्या? न्यूक्लियर रिएक्टर। क्या करेंगे वहाँ से? बिजली बनाएंगे, बताओ, हद हो गई। यूरेनियम कैसे लेके जाएंगे? जो भी है, बहरहाल नासा जी हैं, नासा की ये है 2030 तक। नासा की फुल फॉर्म आप लोगों को पता होनी चाहिए क्या है। यहाँ पर इसका नाम है नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एजेंसी। कोई भी गड़बड़ नहीं करेगा, नॉर्थ अमेरिका स्पेस एजेंसी नहीं करेगा, नॉटिकल स्पेस एजेंसी, ठीक है। कोई भी नहीं करेगा इसको गड़बड़, ठीक। कब बनी थी? कमेंट सेक्शन में बताना मुझे, मैं कई बार बता भी चुका हूँ।
कुल मिलाकर बात ये करेंगे, ये तो भैया बहुत ऊपर की बात कर रहे हैं, 2030 की बात कर रहे हैं। अब अगर हम देखें क्या है हमारी, क्या अचीवमेंट रही हैं उस पर, तो देखो ये आर्टिमिस फर्स्ट मिशन या आर्टिमिस नाम से मिशन भेजता है हमेशा नासा। कहाँ पर? चांद पर। ये भी याद रख लेना भाई, चंद्रमा पर हमेशा इसी से भेजता है। भारत ने क्या क्या भेजे हैं? एक तो भेजा चंद्रयान फर्स्ट। कब भेजा था? 22 अक्टूबर 2008 को भेजा था। सफल था। क्या था? सफल था। चंद्रयान टू भेजा 22 जुलाई। चंद्रयान 2 भेजा 22 जुलाई 2019 को। क्या था? असफल था सीमित संदर्भों में। सॉफ्ट लैंडिंग खराब हो गई थी हमारी। सॉफ्ट लैंडिंग क्या होती है? आराम से उतारना। सॉफ्ट लैंडिंग खराब हो गई थी, लेकिन यहाँ भेजा इसके साथ क्या गया था? विक्रम, एक लैंडर भेजा गया था। विक्रम क्या था? लैंडर। लैंडर का मतलब जिसे लैंड करना था, वो तो था। और एक रोबोट भेजा गया था जिसका नाम है प्रज्ञान। प्रज्ञान क्या था? रोबोट, जो इसके नीचे अंदर से निकलकर क्या था? चंद्रमा की सतह पर जिसको घूमना था। तो लैंडर ही फेल हो गया था। विक्रम लैंड कराते वक्त इससे कनेक्शन टूट गया और उसके बाद हमें इसका पता नहीं चला। इसके हालांकि इसके ऑर्बिटर में जो भेजा गया था वो लगातार चल रहा था, तो इसका मतलब ऑर्बिट के आसपास की सारी सूचनाएं हमें मिल रही थी, लेकिन हम इसको फेल हो गए। तो हम नहीं माने। हम बोले भैया हम कैसे मान जाएंगे, हम तुमसे कम थोड़ी हैं। तो एक घटना थी 14 जुलाई, इसको ज़रूर याद रखेंगे, ठीक है? 14 जुलाई 2023 फिर से हमने वही तीनों चीज़ भेजी। क्या नाम? विक्रम भेजा, नाम से उसी से विक्रम भेजा। लैंडर, 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 विक्रम भेजा, प्रज्ञान भेजा, जो अभी तक अब काम कर रहे हैं। मतलब काम क्या कर रहे हैं? अभी सुसुप्त हमने भेज दिया। अपोलो 11 मिशन क्या था भाई? अपोलो 11 मिशन था नासा का। किसका है? नासा का, याद रखेंगे। इसने क्या करा? चांद पर आदमी भेजा है। पहला आदमी कौन था? 2 लोग गए थे भाई। कितने लोग गए थे? 2। तो पहला कदम रखने वाला तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग हैं, लोग कहते हैं गए ही नहीं था। और दूसरा है बज, इसका भी नाम याद रख लेंगे। एक मूवी आई थी, आप लोगों को पता कौन सी थी वो? 3 इडियट। उसमें यही तो कहता है वो वायरस कि बोले भाई पहले वाले को सब याद रखते हैं, दूसरे वाले को याद नहीं रखता, वो आप रखो। एड्रेलिन, ठीक। अच्छा, अब भारत का भी मिशन एक याद रख लो, कलर चेंज करके लिख दूँ अलग से क्योंकि हाईलाइट याद रखोगे। भारत 2040 तक भारत चांद पर आदमी भेजेगा, मनुष्य भेजेगा, ठीक। पॉसिबल है, कर देगा, क्योंकि भारत इस समय स्पेस में सबसे ऊपर चल रहा है। ये टारगेट याद रखेंगे जब, ठीक। मैं लिख देता हूँ फिर से अच्छे से, 2040, ठीक है। ये हम लोगों ने आप लोगों के लिए चंद्रयान से जुड़ी हुई बातें बताई। हाँ, अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, भारत ने जब ये पहुंचा था चंद्रयान 3 तो दो पॉइंट रखे थे। एक तो चंद्रयान 2 का जहाँ पर क्रैश हुआ था उसका नाम रखा था तिरंगा पॉइंट। क्या रखा? तिरंगा पॉइंट। अच्छा, चंद्रयान 3 का नाम रखा हमने शिव शक्ति पॉइंट, जहाँ पर सफल लैंडिंग हुई थी। पहली बात तो इनको याद रखेंगे। किसने सुझाए थे? ये मोदी जी ने। अब खाली मोदी जी के कहने से थोड़ी काम हो गया। तो एक संस्था है जिसका नाम है IAU, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक संस्था है, यूनियन, ठीक है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, ठीक है। ये हमेशा काम करती है। इसकी स्थापना हुई है 1919 में, और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? याद रखेंगे, हेडक्वार्टर पेरिस में। इसका काम क्या है? जितनी भी अंतरिक्ष में हो रही घटनाएं हैं या जितनी भी घटनाएं हो रही हैं उन पर नज़र रखती है, और यही सब घोषणा यही करती है, ठीक। अभी जो कुछ समय पहले 2010 के आसपास क्या कहते हैं, प्लूटो को, जो बोना ग्रह था, वो भी इसकी प्राग थी चेकोस्लोवाकिया में, वहाँ पर इसकी मीटिंग हुई थी IAU की, और वहाँ पर इसने इस बात को बताया था कि हाँ, हम बोना ग्रह घोषित कर रहे हैं। तो शिव शक्ति पॉइंट और तिरंगे पॉइंट को अनुमति किसने दी है? तिरंगा पॉइंट लिख देता हूँ, कलर चेंज है, आप जोड़ सकते हो, ठीक।
किसने अनुमति दी है? IAU ने दी है। ठीक, अब हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। भारत में एशियाई शेरों की संख्या बढ़कर 2025 में कितनी होगी? पहले तो याद रखो 891 हो गई है। एशियाई शेर कहाँ मिलते हैं? गिर में मिलते हैं। गिर कहाँ मिलता है? गुजरात में है। ठीक है, गिर कहाँ है? गुजरात। ठीक, पहले कितने थे ये याद रखें, 674 से बढ़कर 891 हो गई है। ये उत्तर ठीक है। ठीक, अब इसके बारे में अगर हम गिर के बारे में बात करें, गिर के बारे में बात करें तो गिर गिर कहाँ पर है? गुजरात में है। देखो, जगह गुजरात को अगर हम बनाएं तो ऐसे करके ये और ये ऐसे ही तो बनेगा, ऐसे ही तो बनेगा। ठीक, ऐसे बना लेते हैं। ये गुजरात है। ठीक, ये गुजरात है। गुजरात का ये वाला क्षेत्र जो है इसका नाम है काठियावाड़, याद रखेंगे भाई। और ये वाला क्षेत्र है कच्छ। कौन सा? कच्छ। यहाँ पर रेत है। यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है लूनी। लूनी नदी कच्छ में खो जाती है, याद रखें, कच्छ में खो जाती है। अमिताभ बच्चन ने वोट ऐड करा था इसका जब मोदी जी वहाँ प्रधानमंत्री थे कि आओ कच्छ में। ठीक है, अब कच्छ के बाद ये कौन सी है? खंबात की खाड़ी है। याद रखो, दो नदियाँ निकलती हैं मध्य प्रदेश से। कहाँ से निकलती हैं? MP से। एक तो नर्मदा, वो कहाँ गिरती है? यहाँ गिरती है। इसका नाम क्या है? नर्मदा। और एक निकलती है और, उसका नाम है तापी। ये दोनों नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती। क्या बनाती हैं ये एस्चुरी बनाती हैं। क्या बनाती हैं? एस्चुरी। अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देता हूँ। ये जो कच्छ क्यों बता रहा हूँ, ये काठियावाड़ क्यों बता रहा हूँ, यहाँ पर गिर है। याद रखेंगे, गिर कहाँ है? काठियावाड़ में। और कच्छ में एक और पाया जाता है जिसका नाम है, जो कच्छ में पाया जाएगा उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, उसका नाम है गधो। गधो अभयारण्य। गधों में क्या मिलते हैं? जंगली गधे मिलते हैं। गधे बहुत सारे होते हैं, उनमें से एक ये है। ठीक है, लोग तुरंत ही कहते हैं गधा है क्या? हैं, जंगली गधे मिलते हैं। ढैंचू ढैंचू करने वाले नहीं है ये। कौन मिलते हैं इसमें? जंगली गधे के लिए फेमस है। ठीक है, ये हमने आप लोगों को बता दिया। 674 से 891 हो गई। ये सारी बातें हमने आप लोगों को इधर बताई हैं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? देखो, विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। देखो, सबसे ज़्यादा अगर एशिया की बात करें तो एशिया में सबसे ज़्यादा हाथी कहाँ हैं? एशियाई हाथी भारत में है सबसे ज़्यादा। लेकिन भारत के हाथियों पर संकट चल रहा है इस समय। कैसा संकट चल रहा है? एक तो मानव से संघर्ष लगातार चल रहे हैं हाथियों के। कहाँ? दक्षिण भारत में हाथी ज़्यादा है। मानव से संघर्ष चल रहे हैं, मतलब मानव से लड़ाइयाँ। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें ट्रेन या कोई एक्सीडेंट या बीमारी, ट्रेन एक्सीडेंट से बहुत मरते हैं, इनकी सुरक्षा नहीं हो पा रही है, और बीमारी से मरते हैं। इसीलिए सरकार ने एक प्रोजेक्ट चला रखा जिसका नाम है एलिफेंट प्रोजेक्ट, हाथी प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट हाथी। चलो मिटा कर प्रोजेक्ट हाथी कर देते। प्रोजेक्ट हाथी। प्रोजेक्ट हाथी कब चला है? याद रखेंगे 1992। ऐसी ही सरकार ने एक और चला रखा है प्रोजेक्ट टाइगर। ये कब चला है भाई? 1973। ठीक, समझ गए? हाथी दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। ठीक, ये देखो भाई, अब भारत भी बहुत आगे चल रहा है। इंडियाज फर्स्ट ड्रोन बेस्ड आर्टिफिशियल रेन ट्रायल। ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा का परीक्षण कहाँ होगा? तो यह होगा राजस्थान में। बहुत खुशी खबरी है राजस्थान के लिए, हम आर्टिफिशियल रेनफॉल करा पाएंगे, और जिससे क्या होगा? जिससे ये होगा कि वहाँ पर सूखा या मरुस्थल को कम किया जा सकता है। आर्टिफिशियल रेनफॉल होती क्या है? कराते हैं, इसको कहते हैं क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग का मतलब बादलों का बरसना। कैसे होते हैं? जैसे ये बादल है, तो बादल में जो है ना केमिकल डाले जाते हैं। केमिकल के नाम याद रखने ना, सिल्वर आयोडाइड, आयोडाइड,
ठीक है, क्या कहेंगे इसको, AgI। ठीक, दूसरा हम बात करेंगे पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड। और तीसरी जो है ड्राई आइस। ड्राई आइस को सब जो लोग जानते होंगे, ड्राई आइस किसे कहते हैं, ड्राई आइस कहते हैं CO2 को, सॉलिड CO2 को। किसको, सॉलिड को, ठोस को। तो ये अगर इन पर बादलों पे डाली जाएंगी तो बादल फिर ऐसे करके मेघ बरसोरे मेघा हो जाते हैं, ये ठीक बरसने शुरू हो जाते हैं। इससे बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है राजस्थान को। अच्छा, ये तो हो गई आर्टिफिशियल रेनफॉल, कृत्रिम वर्षा, ये बात कर रहे थे हम। एक आती है एसिड रेन। जब पहली बारिश होती है तो कहते हैं कि उसमें एसिड रेन निकलता है, इसलिए बच्चों को मना करते हैं कि साहब बारिश में मत नहाना, क्योंकि क्या निकलता है, एसिड। एसिड कौन सा निकलता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। एक का नाम है H2SO4, आप लोग जानते होंगे, इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। आ रही बात समझ में। दूसरा आप जानते हैं HNO3, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, नाइट्रिक एसिड। अच्छा, पीएच वैल्यू होती है, पीएच वैल्यू से हम क्या निकालते हैं, एसिड और बेस की जानकारी देते हैं। देखो, एसिड होगा कब, जब पीएच वैल्यू 7 से कम हो, और पीएच वैल्यू और बेस कब होगा, क्षार, जब पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा हो। जैसा हमारा ब्लड है, ब्लड की पीएच वैल्यू है, ब्लड की है, ब्लड की पीएच वैल्यू है 7.4, तो लॉजिकल लगा लो क्या हो गया भाई ये, तो कैसा होगा, क्षारीय होगा, एसिड नहीं है। ठीक है, एसिड थोड़ी रगों में दौड़ेगा। और 7 किसका होता है, पानी का, जो ना एसिड होता है ना बेस होता है। बात आ रही समझ में। ठीक, नेक्स्ट लाइन पढ़ाएंगे हम नेक्स्ट वाली कलर से। ठीक, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, स्वतंत्रता दिवस से पहले राजस्थान सीमा पर सीमा सुरक्षा बल द्वारा चलाए गए ऑपरेशन का नाम क्या है, याद रखेंगे ऑपरेशन क्या है। ऑपरेशन अलर्ट किया गया भाई, क्यों किया गया ऑपरेशन अलर्ट। ऑपरेशन विजय तो जानते हो कारगिल से संबंधित है। ऑपरेशन अलर्ट इसलिए कहा गया कि कोई आतंकी घटना ना हो जाए। कौन चला रहा है, BSF। कौन चला रहा, BSF। आतंकी घटना ना हो जाए इसलिए अलर्ट कर रखा है। अच्छा, मैं आप लोगों को थोड़ी सी बता दूं BSF के बारे में। देखो भाई सुनो, भारत में 2 प्रकार की सेना है। एक तो है सेना, सेना का मतलब फोर्स। सेना में 3 चीज़ें आती हैं, कौन कौन से, ये थल सेना, जल सेना और वायु सेना। ये किसके अंडर में होंगी, ये हमेशा रक्षा मंत्रालय के अंडर में होंगी। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अलावा ये जितनी भी हैं पैरामिलिट्री फोर्स, इनको कहते हैं पैरामिलिट्री, मिलिट्री की तरह काम करती हैं लेकिन इनका नाम है पैरामिलिट्री। पैरामिलिट्री में BSF आएगी, CISF आएगी, SSB, ठीक, और असम राइफल। अरे कुल मिला के SSC GD का जो एग्ज़ाम लेते हैं ना, SSC GD, जिसके लिए बच्चे बहुत आगे जाते हैं कि SSC GD भरेंगे हम और SSC GD में नौकरी पाएंगे, तो ये जो नौकरियां मिलती हैं ये किस में मिलेंगी, पैरामिलिट्री फोर्स में मिलेंगी, फोर्स में नहीं मिलेंगी। फोर्स में अग्निवीर से मिलती है सबसे छोटी जॉब, या फिर उसके बाद लेफ्टिनेंट और कैप्टन, वो अलग है। CDS और NDA के थ्रू जाते हैं इसमें। किसके द्वारा जाते हैं, CDS और NDA के थ्रू। इसमें SSC के थ्रू जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ याद रखो, ये किसके अंडर में रहेंगी, गृह मंत्रालय के, होम मिनिस्ट्री के। बात आ रही समझ में नहीं। इनकी संविधान में चर्चा है, इनकी नहीं है, ये एक्ट के माध्यम से बनी हुई है। किसके माध्यम से बनी हुई है, एक्ट के माध्यम से। हर किसी का एक्ट है, BSF का एक्ट है, CISF का एक्ट है, कौन कौन सी डेट को बनी है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। आगे चल जाते हैं। ऑपरेशन अलर्ट याद रखेंगे किसने चलाया है, राजस्थान में चलाया। राजस्थान में ही क्यों, क्योंकि यहाँ से एंट्री की संभावना ज़्यादा बनती है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, एक दिवस हो रहा है, 2025 की थीम कब है। पहले तो याद रखो कि मनाया जाता है 12 अगस्त को मनाया जाता है। किसको मनाया जाता है, 12 अगस्त को मनाया जाता है, इंटरनेशनल यूथ डे। ठीक, इसका ये है सतत विकास लक्ष्यों को और उससे आगे ले जाने के लिए ये स्थानीय युवा कार्य है। अब युवा के लिए इतने बड़े बड़े थीम तो लिख देते हैं, लेकिन आजकल युवा किस में चला गया, नशे की जद में चला गया है, या फिर बहुत ज़्यादा
अजीब काम कर रहा है, क्या कहते हैं, ये समझ लीजिए क्राइम कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। युवा, और भारत में सबसे ज़्यादा युवा है, याद रखिए भारत में लगभग 40% यूथ है, तो भारत में ग्रोथ की संभावना ज़्यादा है। यूथ जो है एनर्जीफुल होता है, लेकिन उसकी एनर्जी को सही जगह लगाने की जिम्मेदारी है हम लोगों की भी है, समाज की भी और सरकार की भी है। ये याद रखें कि सतत विकास लक्ष्य, अभी मैंने आप लोगों को बताया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने हैं, 17 हैं, और कब तक प्राप्त करने हैं, 2030 तक। ठीक है, लोकल यूथ एक्शन फॉर SDG एंड बियॉन्ड, मतलब उनके लिए युवा कार्य। ठीक, अब देखो हम पहली बार क्या करें। पहली बार ऑस्ट्रिया के वियना में, ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना में, विश्व युवा मंच में रखा गया था प्रस्ताव 12 अगस्त का। युवाओं के लिए जिम्मेदार मंत्रियों का विश्व सम्मेलन 1999 में 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में घोषित किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1999 में इसकी समर्थन कर दिया। जब UNO ने इसका समर्थन कर दिया तब 2000 से हम मनाते आ रहे हैं, तो 2025 की थीम याद रखेंगे। ये तो हो गया अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। एक हमारा और है राष्ट्रीय युवा दिवस, दोनों चीज़ों को याद रखेंगे भाई। राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, 12 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद की याद में। स्वामी विवेकानंद की याद में, ये आएगा क्वेश्चन। ठीक, दूसरी चीज़, एक और चीज़ याद रखो, स्वामी विवेकानंद के साथ इनका अन्य नाम जानते ही आप कौन है, नरेंद्र नाथ दत्त। हाँ, और शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लेने गए थे। किसके कहने पर स्वामी जी रखा इन्होंने नाम, किसके कहने पर, महाराज खेतड़ी। क्या समझेंगे, महाराज खेतड़ी, ये क्वेश्चन आएगा। महाराज खेतड़ी के कहने पर रखा, उन्होंने कहा भाई ऐसा काम नहीं चल रहा है, आप जो है नाम चेंज करो, नाम के कहने पर रखा। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं, पेन का कलर चेंज करके नेक्स्ट पे चलते हैं हम। ठीक, देखो कासरगोडिया शीबे प्लाटा बामन जो हाल में खबरों में था, ये किस प्रजाति के हैं, तो देखो ये याद रखना केकड़ा है ये। देखो मैं इसमें थोड़ा सा आपका कंफ्यूजन दूर कर दूँ। कासरगोडिया ये परिवार है, संघ है, इस परिवार के हैं ये, लेकिन केकड़े ये मिले हैं, क्या नाम है इनका, शीबे और प्लाटा बामन, ये मिले हैं। ये कहाँ मिले हैं, ये केरल के तट पे पाए जाते हैं, याद रखना कहाँ पे पाए जाते हैं, केरल पे। और केरल में एक जगह है कासरगोड। ठीक है, ये इंडेंजर्ड स्पेसीज है, मतलब ये संकटग्रस्त हैं, तो इनकी नई प्रजातियां खोजी गई हैं, दोबारा देखे गए ये। कासरगोड, कासरगोड के नाम पर ही इनके परिवार का नाम पड़ा कासरगोडिया। क्या पड़ा, कासरगोडिया, गोडिया परिवार हो गया। ठीक, कैसे हैं केकड़े, ये याद रखना क्रैब है, ये मीठे पानी में रहने वाले। कैसे, मीठे पानी में रहने वाले, इसका मतलब नदियों में रहते होंगे, समुद्र में नहीं है। ठीक, दो याद रख लेंगे, शीबे और प्लाटा बामन, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, जब भी ऐसी चीज़ें मिलती हैं तो आ जाते हैं। किस राज्य ने, सरकार ने गरुड़ दृष्टि सोशल मीडिया निगरानी और साइबर इंटेलिजेंस परियोजना शुरू करी है। पहले तो याद रखो महाराष्ट्र ने शुरू करी है क्या परियोजना। भाई साइबर क्राइम तो इस समय में बहुत खतरनाक हो रहा है, डिजिटल अरेस्ट हो रहे हैं लोग। ठीक है, पुलिस बनकर कॉल कर रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी बनकर कॉल कर रहे हैं और लोगों को परेशान कर रहे हैं, लोगों के पैसों को लूटा जा रहा है। इसीलिए महाराष्ट्र ने गरुड़ दृष्टि, याद रखेंगे किस नाम की, गरुड़ दृष्टि सोशल मीडिया निगरानी और साइबर इंटेलिजेंस योजना शुरू करी है, जिसका नाम है क्या है, गरुड़ दृष्टि। ठीक है, तो महाराष्ट्र ने की है भाई। अच्छा, अब हमारा आ गया, धन्यवाद। 10 क्वेश्चन हमने पढ़ाए, आप लोगों को कैसे लगे हों कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। मुझे लगता है कि आपने अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक, बाकी इसकी PDF में डाल दूंगा अभी आपको लोगों के लिए अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक इसी के सब्सक्रिप्शन बॉक्स में है। और अब आज्ञा दीजिए, आगे की क्लास लेकर मिलते हैं कल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सेशन में जोड़ने के लिए।